इस बीच वोडाफोन आइडिया की फंडिंग में देरी अब बड़ी चिंता बनती जा रही है। कंपनी को करीब 50,000 से 55,000 करोड़ का नेटवर्क विस्तार करना है, लेकिन फंड नहीं मिलने से इसका मार्केट शेयर 7 बड़े सर्किलों में कमज़ोर हो सकता है। इन सर्किलों में वोडाफोन आइडिया को लगभग 50% रेवेन्यू आता है और यही इलाके अब एयरटेल और जियो के लिए मौके बन रहे हैं। HSBC की रिपोर्ट बताती है कि वोडाफोन आइडिया की मार्केट हिस्सेदारी पहले ही 21% से घट करके 17% हो गई है और अगर फंडिंग नहीं मिली तो कंपनी को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का कैश घाटा हो सकता है। सर, ये सिचुएशन रही तो फिर काम कैसे चलेगा वोडाफोन का? विपुल जी, लेकिन ये बताइए कि बाजार में स्टॉक तो वोडाफोन का लगातार चल रहा है। वोडाफोन के डेटा, उसके आंकड़े, उसकी तस्वीर जो अंदर से निकल के आती है, उससे लगता है ये अब गई कि तब गई। अब जिन सर्किल्स की आपने बात की जहां से 20% के आसपास ग्रॉस रेवेन्यू आता है, केरल, गुजरात, मुंबई, कोलकाता, महाराष्ट्र और यूपी वेस्ट, यही भारत के सबसे बड़े सर्किल हैं, यही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो वोडाफोन की तो स्थिति है कि सरकार उसको बकायेदारी में माफ़ी नहीं देना चाहती, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दी और बैंक फिलहाल कर्ज देने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वोडाफोन गहरे गंभीर संकट में। तो जो बात HSBC की रिपोर्ट कह रही है, इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वोडाफोन अपना एक बड़ा बाजार हिस्सा पहले ही गंवा चुकी है। 5G तकनीक नहीं होने के कारण, नई तकनीकें नहीं होने की वजह से अब अभी हाल में 5G के कुछ सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। अब एक्सपेंशन रुकेगा तो कंपनी अपना बाजार हिस्सा और गंवाएगी और तकलीफ में होगी। रिस्क वोडाफोन के लिए काफ़ी बड़ा है। पर इसके बाद भी बाजार में वोडाफोन के स्टॉक में जो मूवमेंट दिखता है वो थोड़ा दिलचस्प है और चौंकाने वाला भी है कि सब कुछ देखते हुए भी लोग वोडाफोन के स्टॉक में निवेश कर रहे हैं और इतना एक्टिव है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शेयर की चाल एक दायरे में है, सुस्त है। बहुत सारे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड भी किया, लेकिन उसके बावजूद एक दायरे में कामकाज कर रहा है। आज 0.5% की गिरावट रही है। पूरे बीते महीने की बात करें तो करीब 2% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन बड़े मूव देखने को मिलते हैं जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है और लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद कुछ अच्छा हो, लेकिन फिलहाल के हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान ने इस बार अपने डिफेंस बजट में 20% की बढ़ोतरी की है। अब उनका कुल रक्षा खर्च $9 बिलियन यानी करीब करीब 2.55 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और ये ऐलान तब हुआ है जब देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी दबाव में है। साल भर पहले ये बजट 2.12 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि भारत का डिफेंस बजट इससे 9 गुना बड़ा है, जो कि करीब 79 बिलियन डॉलर का है। और ये फैसला पाकिस्तान में ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की सरकार खर्चों में कटौती कर रही है, लेकिन डिफेंस पर फोकस बढ़ा रही है। सर, क्या ये भारत का जो डर था वो अब सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये लोग कर्ज लेकर के हथियार या फिर जो आतंकवाद को लेकर के भारत की तरफ से टिप्पणी की गई थी, आप कैसे देख रहे हैं सर? विपुल, जिस बात का डर था भारत की तरफ से पक्ष जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है। ये बात भारत लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी बड़ी रक्षा तैयारी को फंड कर सके। और जैसे ही पिछले 2-3 महीने के भीतर 3 बड़े जगहों से, बल्कि 4 मान लें आप, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से और चीन से, इन 4 स्रोत से पाकिस्तान के पास फंड्स पहुँचना शुरू हुए और पाकिस्तान ने अपनी रक्षा तैयारियों में बढ़ोतरी की है। भारत ये बात भी स्थापित है, तमाम आंकड़ों के जरिए स्थापित है कि पाकिस्तान के बजट का एक हिस्सा लीक होकर टेरर फिनांस में जाता है। और यही तर्क भारत ने इन एजेंसियों के सामने रखने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार अब जाकर 2-3 महीने की क्षमताओं के बराबर हो सका है, आज क्षमताओं के बराबर हो सका है। लेकिन अब ये जो नया डिफेंस प्लान है $9 बिलियन के आसपास, करीब करीब 2.55 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए में, ये ज़रूर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की गतिविधियों पर सवाल उठाने के लोगों को मजबूर करेगा और भारतीय पक्ष की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आने की भी संभावना है। जी, इस बीच अमेरिका की अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप सरकार के टैरिफ फिलहाल के लिए लागू रहेंगे जब तक कानूनी अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ये टैरिफ अमेरिका ने चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर लगाए हैं। निचली अदालत ने इसे अवैध बताया था, लेकिन अपीलीय अदालत ने उस फैसले की पर लगी रोक हटा दी है। अब अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। तब तक इन टैरिफ का असर व्यापार और सप्लाई चेन पर बना रहेगा। सर, इससे दुनिया की ट्रेड डील्स पर कोई असर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको?
अपीली कोर्ट का आधा फैसला क्लैरिटी देता और आधे फैसले में क्लैरिटी नहीं है, यानी 31 जुलाई तक की जो तस्वीर है वो भी मिली जुली है। अपील कोर्ट ने कहा कि टैरिफ जारी रहेंगे 31 जुलाई तक। अब सुनवाई होगी तो आप मान के चल सकते हैं कि जून के अगले 15 दिन और उसके बाद जुलाई के पूरे महीने टैरिफ रहेंगे। दुनिया में कभी टैरिफ ऐसे लगते देखा नहीं था किसी ने कि टैरिफ लगे और 15-15 और 10-10 दिन के लिए उसे बढ़ाया जाए। टैरिफ का मतलब होता है कि पूरी दुनिया भर की कंपनियां वर्षों के लिए अपने कारोबार की बिजनेस प्लानिंग करती हैं, टैक्स का हिसाब लगाती हैं और उसके बाद उत्पादन करती हैं। तो अपीली कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को तो कंटिन्यू रखा है, यानी जो ट्रेड कोर्ट का निचली कोर्ट की अदालत का फैसला था उस पर रोक लगा दी है। लेकिन एक बात नहीं कही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ये टैरिफ अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से उचित और वैध हैं? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जो इमरजेंसी पावर्स है उनका इस्तेमाल करके वो इस तरीके के फैसले ले सकते हैं जिनको लेने का अधिकार कांग्रेस को है, अमेरिका के संसद को है? इस बात पर अपीली कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है और यही वजह है कि दुनिया की ट्रेड डील्स या दुनिया के निवेशक संदेह में, आशंका में और सशंकित रहेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल सवाल है, जो बुनियादी संवैधानिक सवाल है, वो इस फैसले से एड्रेस नहीं हुआ है। तो दुनिया की में जितनी भी ट्रेड डील अभी ट्रंप के साथ डिस्कशन में है, उसमें जापान है, उसमें EU है, उसमें भारत है, 3 बड़ी ट्रेड डील है, इसके अलावा छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। ये सब रुककर अब जुलाई तक का इंतजार करेंगी। तो अनिश्चितता सरकार के लिए तो कंटिन्यू रखने की छूट मिल गई है, पर निवेशकों के लिए और व्यापार के जो नेगोशिएटर्स हैं उनके लिए अनिश्चितता अभी दूर नहीं हुई है। जी।